अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली से 27वीं आइनी तरमीम को कुछ मज़ीद एडिशनल अमेंडमेंट्स के साथ आज पास कर लिया गया। अब सैनेट से वो जो इजाफी तरमीम है उसके लिए कल दोबारा से सैनेट में पेश किया जाएगा और उम्मीद यही है कि वहाँ से भी पास हो जाएगी। जब लास्ट टाइम सैनेट ने इसको पास किया तो दो अफराद जो थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एक JUI से, उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस की और अब इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि उसमें से एक सैनेटर जो थे वो हाउस में खड़े होकर वोट करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि आप पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके बाद अनाउंस कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी पोस्ट से। उस वक्त तो उनके जहन में ये होगा कि ये तरमीम पास हो गई, काम पूरा हो गया, अब इस्तीफ़ा दे दें। और गिलानी साहब ने कहा हम आपको दोबारा मुंतखब कर लेंगे। उनके लिए इंसेंटिव था कि आपने वोट दे दिया, आप जाएँ दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन अब कल शायद हो सकता है कि वो दोबारा से उसी शख्स से फिर दरख्वास्त करनी पड़े कि अभी आपका इस्तीफ़ा हमने कबूल नहीं किया, ये प्रोसेस में आप आइए और दोबारा फिर वोट डालिए और फिर इन अमेंडमेंट्स को पास करिए। तो पाकिस्तान का आइन तब्दील करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पार्टी लाइन बदलाई भी जा सकती है, इस्तीफ़ा दिए हुए शख्स से वोट भी डलवाया जा सकता है। कुछ इशूज़ सामने आए थे 27वीं आइनी तरमीम से जो सेनेट ने पास की। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी हैसियत जो थी वो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर सामने आया था कि अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है उसके जो सरबराह होंगे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो ये बड़ा इबाहम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर हम सुप्रीम कहते हैं तो वो सुप्रीम ही रहनी चाहिए, लेकिन इस तरमीम के बाद वो सुप्रीम रही नहीं। सिर्फ एक वजाहत आज कर दी गई है कि दोनों अदालतों में से जो जज सीनियर मोस्ट होंगे, जो चीफ़ जस्टिस सीनियर मोस्ट होंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। तो अभी मौजूदा जस्टिस याया अफरीदी सीनियर मोस्ट हैं, तो वो जब तक वो इन ऑफिस मौजूद हैं वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इसी तरह की कुछ मज़ीद शिकें हैं जिसका इजाफा किया गया। अब इस चीज़ को दोबारा सैनेट से पास करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये नेशनल हीरोज़ तस्वर होंगे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। मतलब वो तीनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली, जो इंडिया में एक ऑफिस है चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला, CDS वाला, उसी तरह का एक ऑफिस अब पाकिस्तान ने क्रिएट कर लिया। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो जो आर्मी चीफ़ है वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और वो तीनों फ़ौज के सरबराह बन जाएंगे। इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो ये है कि जॉइंटनेस के लिए, सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, मैं ये वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ। जब मैं तरमीम की वजाहत पूछता हूँ तो मुझे वजाहत बताई जाती है कि इस काम के लिए इस ओहदे में ये तरमीम की गई है। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। आज खुद नोटिस के इख्तियारात आइनी अदालत से सबूत करने के हवाले से भी कोई तरमीम आई है सामने। प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उसकी भी वजाहत जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है जी, इसके ऊपर एक बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। चार्टर डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। नया आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं, सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे। बिलावल भुट्टो 184 के ऊपर बड़े उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि अब कोई जज सो मोटो नहीं लेगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इंडिया के अंदर, इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया अवामी मफाद के लिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया गया सियासी हुकूमतों को फ़िक्स करने के लिए। इफ्तिखार चौधरी को PMLN ने इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने के लिए, और या इस्टेब्लिशमेंट ने कह लें उस वक्त की इस्तेमाल किया, या दोनों का एक मुश्तरका ये प्रोजेक्ट था। इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया और बाद में यही काम PMLN के साथ किया जस्टिस साकिब निसार ने और बंदयाल साहब ने। 26 आइनी तरमीम के ऊपर बंदयाल साहब ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया।
पंजाब असम्बली के हवाले से। और फिर उसकी दुरुस्तगी के लिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतहाई कंट्रोवर्शियल एक टाइम सेलेक्ट किया जब 26वीं आइनी तरमीम की राह हमवार करनी थी। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले वो फैसला करके 26वीं आइनी तरमीम का रास्ता खोल दिया, जिसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था वो चीफ जस्टिस भी नहीं बने, बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी उसके बाद चीफ जस्टिस बने। तो पाकिस्तान में ये जो 184 वाले इख्तियारात है ना, इसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए था, रहना चाहिए था, लेकिन उसका तरीक़ाकार वाज़े होना चाहिए था कि कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं। अवामी मफाद, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि अगर सियासी हुकूमतें या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी की शिकायत है तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंदर आए, ना कि सियासी हुकूमतों को बनाने और गिराने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया जाए। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये अच्छे वाक़यात नहीं हैं। इसी तरीके से सदर के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी, उसका इस्तिस्ना का तसव्वुर जो है वो इस आइनी तरमीम के ज़रिए दिया गया है। ये किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का लाइफ टाइम का इस्तिस्ना ये काबिल कबूल अमल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन किया गया। और सियासी लोग उसकी हिमायत में बोलते हैं कि वो कहते हैं ये रहना चाहिए। तो अपने मेहमानों से इस पर भी पूछेंगे कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, दानियाल चौधरी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, रहनुमा PMLN से, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेनेटर परवेश खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ हैं, और सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। दानियाल चौधरी साहब, क्या बिगेस्ट अचीवमेंट है 27वीं तरमीम की, आइनी अदालत या फील्ड मार्शल के ओहदे को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा आपने नया मुतारफ़ करवाया? थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आप अगर इसकी बात करें तो मैं टोटलिटी के ऊपर बात करूंगा, और जो इसका स्पिरिट है वो ये है कि जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, और पार्लियामान मजबूत हो और साथ ही आपके डिफेंसेस और आपके जो पूरा सेटअप है ये मजबूत हो। इसमें जो सबसे मजबूत कैसे हुई है? देखें, आपने सबसे पहले जब 184 के ऊपर आपने बात की कि यहाँ बैठी हुई हुकूमतें, चलती हुई हुकूमतें जो मईशत को बेहतर कर रही थी, जो पाकिस्तान को चला रही थी, और उनको घर भेज दिया गया सिर्फ एक लेटर के ऊपर, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, किसी को शक्ल ना पसंद होने के ऊपर, या किसी को कोई और वजह उठाकर। यहाँ सुमो मोटो एक्शंस जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर लिए गए कि जिस चीज़ को आपने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना था कि मैं आप बड़े लीडर्स की बात छोड़ दें, आपने मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को भी डिस्क्वालीफाई किया इन चीज़ों के ऊपर, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल। देखें, आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस की, आइनी कोर्ट की बात हुई है। मैं अपने जितनी भी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मैं ये बात करता हूँ कि जो आइनी केसेस हैं उनका जो टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो 8% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके अवाम का या कोर्ट्स का 92% ऑफ द केसेस हैं वो डिलेड और बैकलॉग में थे, क्योंकि ये 8% केसेस जो हैं ये आपका 2-2, 3-3 महीने लेते थे, और आपके सिविल, और क्योंकि यही जजेस थे, यही बेंचेस थे, और उसमें बैकलॉग इतना था कि 20-22 साल का बैकलॉग है कि मेरे दादा ने केस किया तो शायद आज पूरी एक जनरेशन ख़त्म होगी और आज उनका पोता उन केसेस को देख रहा है। ये जो 92% केसेस थे ये अवाम की आवाज़ बनकर ये आइनी कोर्ट्स सामने आए हैं। जो 92% केसेस हैं वो अलग चलेंगे, और ये 8% अलग चलेंगे जिनको आइनी बेंचेस, आइनी कोर्ट्स कहा जाएगा, उस पर चलाएंगे। दूसरा, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाली चीज़ आपके सामने है। दुनिया में महज़ब तरीन माशरों में आपके जर्मनी की बात कर लें, जापान की बात कर लें, फ़्रांस की बात कर लें, जहाँ लामहदूद टाइम के लिए कोई जुडिशल पोस्टिंग नहीं होती। पीपल आर ट्रांसफर्ड और उनको मूव किया जाता है। उनको आप या मैं मूव नहीं करते, उनको वही लोग मूव करते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो बॉडी उनको चूज़ करती है वही उनको मूव भी करती है। इसकी रीज़न क्या है कि इट्स ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर के आपके कज़न्स, नेफ्यूज़, लॉयर्स, चेंबर्स के जो लोग हैं वो अपना एक माफिया वहाँ बना लेते हैं। तो जब रोटेशन होगी, मतलब माफिया एज इन लाइक यू मेक योर ओन गैंग, यू मेक योर ओन ग्रुप। सी पीपल फ्रॉम माय चेंबर, गैंग के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय माफिया आई मीन लाइक अ गैंग ऑफ पीपल, नॉट लाइक इन अ नेगेटिव वे, बट यू इट्स ह्यूमन नेचर। अगर आप कि अगर आप एक मतलब आप सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर आपका कोई आप सिस्टमैटिक या आप एक वो देखेंगे तो जो एक इदारा है वो फौज है, और उसमें भी 3 साल के बाद यू आर सेंट टू डिफरेंट पोजीशंस, इवन इफ यू हैव सर्व्ड और यू हैव डिलीवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
तो आपका उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट दिस इज़ ह्यूमन नेचर। फिर इसी तरह आप देखें जो आज हमारा कल कचहरी में धमाका हुआ, उसके ऊपर बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन ये हमारी उस चीज़ की एक याद दहानी कराता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, वो हिंदुज़म हो, वो जो इनका एक नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका पहले इंडिया के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने उनके साथ जहाज़ गिराए, आपकी जो आपकी कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के साथ, इदारों के साथ, पहले सिर्फ 3 किस्म की जंगें थी, पानी, आसमान और ज़मीन। नाउ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड।